हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या है, विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां लिखनी है। सबसे पहले है विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में कैसे कार्य करता है, और दूसरा है विद्यालय और सामुदायिक केंद्र में क्या समानताएं होती है या क्या संबंध होता है। ठीक है, सबसे पहले है विद्यालय जो है शिक्षा के साधन के रूप में कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं वो समाज के प्रतीक हैं, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने परिवार से निकलकर स्कूल में जाते हैं और अपने सामान्य विकास के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और स्कूल में एक जगह एकत्रित होते हैं एजुकेशन लेने के लिए। और बच्चे जो हैं प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने समूहों का और संस्कृतियों का। ठीक है, तो अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी डेफिनेशंस हम देखेंगे। A.K.C. उटावे ने कहा है कि विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जाते हैं। ठीक है, T.P. नन ने कहा है कि विद्यालयों को मुख्य रूप से केवल निश्चित ज्ञान की प्राप्ति का स्थान ही नहीं समझना चाहिए, अपितु ऐसे स्थान के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां युवकों को उनकी क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे व्यापक संसार में महान एवं शक्तिशाली हैं। ठीक है, देखिए स्कूल्स में क्या होता है, किसी प्रॉपर एक विषय की जानकारी या कोई प्रॉपर एक विषय की नॉलेज नहीं दी जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अलग अलग उसके जो विचार होते हैं या उसकी जो एजुकेशन होती है उसको इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि वो समाज में रहने लायक बने और अपने अलग अलग व्यवसायों की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, जिससे उनके कुछ निश्चित गुण और विशेष प्रकार की क्रियाओं को समझने के लिए जो बच्चों के अंदर निश्चित विकास के लिए वांछित दिशा में प्रयास किया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है विद्यालय और स्थानीय संस्थान, यानी कि लोकल रिसोर्सेज इन स्कूल। जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स पहले आपको पता है कि पहले स्कूल्स नहीं होते थे, बच्चों को क्या किया जाता था, घरों में ही शिक्षा दी जाती थी, टीचर्स घर पे रखे जाते थे बच्चों के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, गुरुकुलों में जाने लगे बच्चे, और आज के टाइम में क्या है, धीरे धीरे स्कूल्स की ज़रूरत पड़ी। तो जब स्कूल्स की ज़रूरत पड़ी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कुछ संसाधनों की ज़रूरत पड़ी, जिसकी जो आपूर्ति होती है वो स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है। सबसे पहले है विद्यालय भूमि तथा भवन की व्यवस्था, यानी कि जहाँ पे स्कूल चलाया जाएगा वहाँ के लिए जगह और बिल्डिंग का वो करना, व्यवस्था करना। सेकंड है विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था करना। ठीक है, थर्ड है विद्यालय में आपका जो पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला, संग्रहालय, वाचनालय, खेल का मैदान आदि की व्यवस्था करना। फोर्थ है उत्तम कर्मचारी, यानी कि जो आपके स्टाफ होते हैं या टीचर्स होते हैं उसकी नियुक्ति करना। फिर फिफ्थ है अन्य वे सभी कार्य जो शिक्षा तथा समुदाय के लिए आवश्यक हो। ये सारे कार्य किसको करने होते हैं, लोकल रिसोर्सेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय विद्यालय जो हैं उन पे अनेक तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन है कई वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। ठीक है, तो विद्यालय के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं इंडिया में वो क्या है कि सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि शिक्षण विधियों की पारस्परिकता, यानी कि जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। पाठ्यक्रम का परंपरागत होना, यानी कि बहुत सालों से जिस तरह का एक पैटर्न चल रहा है एजुकेशन का, आज भी वही चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। व्यक्तिगत भेद की अवहेलना, यानी कि बच्चों में जो व्यक्तिगत भेद होता है उसकी अवहेलना यहाँ पे की जाती है। केवल पुस्तकीय शिक्षा, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित रखते हैं। और सृजनात्मक क्रियाओं का अभाव, यानी कि क्या कहते हैं, जो आपके सृजनात्मक क्रियाओं का मतलब हो गया, सृजनात्मक का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंटल क्रियाएं, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते हैं, जो चल रहा है काफ़ी सालों से वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा कि भारतीय जो स्कूल्स हैं ये हमारी कमियां हैं भारतीय स्कूल्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टाइबर्न के अनुसार बालक के स्कूल जीवन और समुदाय जिससे वो आया है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है।
ठीक है। और विद्यालय व्यक्ति तथा समाज दोनों को प्रभावित करता है। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, अपितु यह समुदाय का केंद्र भी है, यानी कि कम्युनिटी का केंद्र भी है। समुदाय के जीवन पर विद्यालय का प्रभाव स्पष्ट पड़ता है, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी है उसका जो प्रभाव होता है स्कूलों पर देखा जाता है। और ये प्रभाव किस तरह से है? सबसे पहले तो है जो विद्यालय होता है सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण करता है, ठीक है। और स्कूल्स में क्या किया जाता है? परंपरा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जो सभ्यता और जो हमारी संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्कूल्स सिखाते हैं आगे, ठीक है। सेकंड है उत्तम पाठ्यक्रम द्वारा समुदाय के आदर्शों की पूर्ति होती है, यानी कि अगर आपका पाठ्यक्रम सही होगा तो उससे समुदाय के आदर्शों की भी पूर्ति होती है। तो डीवी के अनुसार डीवी क्या कहते हैं कि विद्यालय बालक को रीति रिवाज, विचार, परंपरा आदि का ज्ञान कराता है जो एक जाति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास विद्यालय समुदाय में नई दृष्टि को विकसित करने में योग देता है, ठीक है। कि जो स्कूल्स होते हैं वो कम्युनिटी को नई दिशा और नई दिशा प्रदान करने में और उस क्षेत्र में बच्चों को विकसित करने में योगदान देता है। फिफ्थ है हमारे पास समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति विद्यालय करता है, यानी कि कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसको स्कूल्स पूरा करते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास विद्यालय समुदाय के नियंत्रित समूह के रूप में कार्य करता है। सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों की पूर्ति भी विद्यालय में की जाती है। सार्वजनिक अवसरों पर विद्यालय भवन तथा मैदान का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जब आपके कोई इस तरह के फंक्शंस होते हैं जैसे रिपब्लिक डे हो गया या फिर आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया या फिर इसी तरह के और भी जो आयोजन होते हैं उसमें क्या किया जाता है? स्कूल की बिल्डिंग्स या फिर स्कूल के ग्राउंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है समुदाय का भी विद्यालय स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि समुदाय का स्कूल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब है हमारा विद्यालय का समुदाय के ऊपर प्रभाव। विद्यालय समाज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। स्कूल्स क्यों स्थापित किए जाते हैं? ताकि वो समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके। सेकंड है समाज के वातावरण का प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है, यानी कि जैसे हमने पहले कहा कि जो आपकी कम्युनिटी होगी वहाँ पे जिस तरह का वातावरण होगा उसका जो प्रभाव है वो स्कूल्स पर भी पड़ता है। थर्ड है सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव भी विद्यालय पर पड़ता है, यानी कि समाज में अगर कोई परिवर्तन होते हैं उसका जो प्रभाव है वो स्कूल्स पर भी पड़ता है। आपका एजुकेशन सिस्टम उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। देश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी स्कूल्स को प्रभावित करती है, ठीक है। और देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी विद्यालयों पर पड़ता है, ठीक है। तो जो समुदाय या आपकी कम्युनिटी होती है उसका स्कूल्स पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालय तथा समुदाय, यानी कि स्कूल एंड कम्युनिटी, ठीक है। विद्यालय और जो समुदाय होते हैं ये परस्पर कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यही जो है जीवन के विकास के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए? सबसे पहले तो है समुदाय को विद्यालय के संपर्क में लाना ज़रूरी है, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी है उसको विद्यालय के संपर्क में लाना चाहिए, यानी कि स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है उस पर जो आपकी कम्युनिटी है, आपका समुदाय है, समाज है, उसको नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है विद्यालय के आयोजनों में समुदाय को लाना, यानी कि स्कूल्स में जब भी कोई फंक्शन आयोजित होते हैं तो वहाँ पर समुदाय को, यानी कि आपके जो कम्युनिटी होती है कम्युनिटी में से भी कुछ लोगों को बुलाना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स को बुला लिया या फिर कोई आपके आसपास में कोई नेता है या कोई और लोग हैं उनको आप अपने स्कूल्स के जो आयोजन होते हैं उसमें बुला सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, स्कूल्स में क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। समुदाय के लोगों का सक्रिय सहयोग, और जिसमें जब भी कार्यक्रम हो इस तरह के तो उसमें समुदाय के लोगों का योगदान लेना चाहिए। फिर है पुस्तकालय, प्रौढ़ पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा आदि की व्यवस्था,
ठीक है, स्कूल्स में क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए और दूसरा जो प्रौढ़ पाठशाला होती है जो बुजुर्गों के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं उसको कहते हैं हम प्रौढ़ पाठशाला। ठीक है, और प्रौढ़ शिक्षा होती है बुजुर्गों को पढ़ाना, यानी कि जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं, कई बार क्या होता है कि उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके गार्डियन हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए वहाँ पे स्कूल्स में व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के प्रतिष्ठित लोगों को विद्यालय में बुलाना, यानी कि आपके आसपास जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको आप स्कूल्स में बुला सकते हैं, असेंबली में बुला सकते हैं या फिर किसी तरह के फंक्शंस में बुला सकते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कूल्स पे उनका थोड़ा ध्यान जाएगा और स्कूल को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, समाज सेवा की भावना का विकास, समाज सेवा की भावना का विकास आपको बच्चों में करना चाहिए। जो भी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको समाज सेवा की भावना उनके अंदर विकसित करनी चाहिए। विद्यालयों में पूछताछ कार्यालय खोलना, यानी कि स्कूल्स में क्या होना चाहिए, एक आपके पास ऐसा ऑफिस होना चाहिए जिसमें कोई भी आकर किसी भी तरह की अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, शिक्षक अभिभावक संबंध, यानी कि जो टीचर और पेरेंट्स के बीच में संबंध कैसे होंगे, अगर आप पेरेंट्स मीटिंग रखते हो, ठीक है, पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट्स रखते हो तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स का भी स्कूल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि स्कूल में बच्चों को किस तरह से क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनके साथ साथ ही विद्यालय और समुदाय के निकट ले जाने के लिए और ये इस तरह के उपाय भी हम कर सकते हैं, जैसे कि समुदाय के उत्सवों और आयोजनों में विद्यालयों का भाग लेना, यानी कि जब भी समाज में किसी तरह का आयोजन होता है तो वहाँ पे स्कूल्स और स्कूल के बच्चों को या फिर स्कूल के स्टाफ को बुला सकते हैं। सामाजिक सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना, यानी कि आपकी जो कम्युनिटी में कुछ सुविधाएं अगर दी जाती हैं तो उसका लाभ स्कूल्स को उठाना चाहिए। श्रमदान, ग्रामोद्धार, सफाई आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं स्कूल्स में, बच्चों को कई बार क्या किया जाता है, सफाई के लिए भेजा जाता है गांव में या आसपास की जगहों पे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर है शिक्षकों तथा अभिभावकों में संपर्क स्थापित करना, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स पीटीए की मीटिंग्स होती है जिसमें आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, उस तरह से क्या होगा कि शिक्षकों और अभिभावकों में संपर्क स्थापित होता है और समाज से निरंतर संपर्क स्थापित रखना। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जो आपके लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं स्कूल्स में। सबसे पहले है भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करना, यानी कि आपके पास का आसपास का जो वातावरण है वो किस तरह का है उसको हमें पहले देखना चाहिए कहीं भी स्कूल्स ओपन करने से पहले। ऐतिहासिक भवनों तथा स्थानों का भ्रमण, यानी कि स्कूल्स के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, समय समय पर जो आपके आसपास अगर कोई इस तरह का ऐतिहासिक भवन है या कोई फिर हिस्टोरिकल कोई चीज़ है वहाँ पर आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर है संग्रहालयों में जाना, अगर आपके आसपास कोई इस तरह की चीज़ है, कोई संग्रहालय है, वहाँ पर आप बच्चों को ले जा सकते हैं और उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। प्रशासकीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना, जो आपके प्रशासकीय संस्थाएं होती हैं, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट है उसकी जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग ले सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों में। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं से सहयोग लेना, जो आपकी एनजीओज़ वगैरह होती हैं वो भी स्कूल्स के लिए बहुत सारे काम करती है, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं काफ़ी सारे मामलों में। और औद्योगिक केंद्रों से सहायता लेना, अगर आपके पास आसपास में कोई औद्योगिक केंद्र है, कोई फैक्ट्रीज़ है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं अपने स्कूल्स और अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विद्यालयों में सामूहिक जीवन, यानी कि कॉर्पोरेट लाइफ इन स्कूल्स। विद्यालयों में सामूहिक जीवन किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले है विद्यालय शिक्षकों में सहयोग की भावना का विकास, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं उनमें सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। बालकों में सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। संघ की भावना का विकास, यानी कि संगठन की भावना का विकास होना चाहिए टीचर्स में भी और स्टूडेंट्स में भी। और स्कूल असेंबली में प्रेरणा प्रसंग सुनाना, यानी कि स्कूल्स में क्या होना चाहिए, जब असेंबली होती है तो वहाँ पर हमेशा
कोई ना कोई इंस्पिरेशन वाली चीज़ें बच्चों को सुनानी चाहिए। विद्यालय ध्वज, राष्ट्रगान, यूनिफॉर्म आदि का विकास करना। स्कूल्स में क्या होना चाहिए? आपका फ्लैग होना चाहिए, राष्ट्रीय गान होना चाहिए और यूनिफॉर्म पे प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए स्कूल्स में। छात्र परिषदों का गठन। स्कूल्स में क्या होना चाहिए? अलग अलग जो है स्कूल्स में बच्चों की अलग अलग छात्र परिषद, यानी कि अलग अलग हाउसेस बना सकते हैं बच्चों के। उससे क्या होगा कि बच्चों में जैसे होता है कि आज हमारे हाउस की बारी है, हमें ये करना है वो करना है, तो अपने अपनी बारी पे बच्चे ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, उसको ज़्यादा ध्यान देंगे उन चीज़ों पे। फिर नेक्स्ट है उत्सव, खेल कूद आदि का विकास करना। ठीक है, स्कूल्स में क्या होना चाहिए? समय समय पर खेल कूद प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए अलग से टाइम अलॉट होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्कूल और हमारी कम्युनिटी होती है आपस में उनका बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्कूल्स अच्छे होंगे तो हमारा समुदाय अच्छा होगा, समुदाय अच्छा होगा तो वो स्कूल को अच्छा करने के लिए और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।